हाय फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की भूटिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से और एक कहानी के तौर पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं उत्तराखंड की भूटिया जनजाति से। उत्तराखंड की भूटिया जनजाति बृहद हिमालय में निवास करने वाली राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। भूटिया जनजाति के अंतर्गत अनेक उपजातियां हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। भूटिया जनजाति उन जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करती है जिसकी सीमा तिब्बत, चीन और नेपाल के साथ लगती है। साथ ही भीषण भूकंप, हिमपात और भूस्खलन के बावजूद भूटिया जनजाति ने इन क्षेत्रों में अपना अस्तित्व एवं अपनी विशिष्ट संस्कृति को अभी तक संजोया हुआ है। वर्ष 1962 में भूटिया जनजाति का तिब्बत से व्यापार पर रोक लगा दी गई, क्योंकि 1962 का जो भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके कारण इनके व्यापार में रोक लगा दी गई। व्यापार में रोक लगने के बाद भूटिया जनजाति के व्यापार में स्थिरता आई और वर्ष 1967 में भूटिया जनजाति को जनजाति का भी दर्जा दे दिया गया। जनजाति का दर्जा मिल जाने से शिक्षा का बहुत तेजी से प्रसार हुआ भूटिया जनजाति में, और भूटिया जनजाति अपने कुशाग्र बुद्धि एवं कड़ी मेहनत से आज राज्य के 500 जनजातियों में से सर्वोच्च स्थान पर है। सार्थकता बहुत अधिक है भूटिया जनजाति की। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम भूटिया जनजाति की। उत्तराखंड में भूटिया जनजाति का लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि भूटिया जनजाति निवास कहाँ करती है। यह देख रहे हैं आप, मैंने हरे कलर का दर्शाया हुआ है। भूटिया जनजाति राज्य के देखिए पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बृहद हिमालयी क्षेत्रों में भूटिया जनजाति निवास करती है। बृहद हिमालय यानी कि राज्य की उत्तरवर्ती सीमा में तिब्बत चीन से सीमा बनाते हुए भूटिया जनजाति निवास करती है। इस बृहद हिमालय में भूटिया जनजाति की प्रमुख 5 उपजातियां हैं। देखिए एक बार ध्यान से समझिए। पिथौरागढ़ में सौका जनजाति, जोहारी, ठीक, चमोली में मालछा भूटिया जनजाति की उपजाति, ठीक है, मालछा, तोलछा, और एक जनजाति निवास करती है उत्तरकाशी में जिसको हम जाड़ कहते हैं। ठीक, भूटिया जनजाति के अंतर्गत ये 5 उपजातियां हैं, सौका, जोहारी, मालछा, तोलछा और जाड़, जिसमें से सौका और जोहारी पिथौरागढ़ में निवास करती है, मालछा तोलछा चमोली में और उत्तरकाशी में जाड़ जनजाति निवास करती है। हाँ, और भूटिया जनजाति ट्रांस हिमालय में भी निवास करती है। चौंताश, दारमा, जाड़, ठीक, जो ये जनजातियां ट्रांस हिमालय के कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं। अधिकांश जो विद्वानों का कहना है, कहते हैं कि उत्तराखंड की जो सीमा है ट्रांस हिमालय तक है। जो ट्रांस हिमालय है उसके आधा भाग राज्य के पास है उत्तराखंड, आधा भाग तिब्बत चीन के पास है। ठीक, तो कुछ मात्रा में भूटिया जनजाति ट्रांस हिमालय में भी निवास करती है। ठीक है, अब समझेंगे हम भूटिया शब्द की उत्पत्ति। ठीक, अगर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर देखें तो जिस समय बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा था। ठीक, उसी में से जो तिब्बत चीन का क्षेत्र है यह भी बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत अधिक हो रहा था। रिनपोंचो नाम के बौद्ध गुरु होते हैं, वो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का खूब ज्यादा प्रसार करते हैं, जिससे जो भारत देख रहे हैं, भारत का जो उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र है, तिब्बत चीन से लगा हुआ क्षेत्र, ये भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हो जाता है। जिसके अंतर्गत देखिए प्रभावित हमारे उत्तराखंड राज्य के बृहद हिमालय में निवास करने वाली भूटिया जनजाति भी हुई। बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार होने के चलते इस क्षेत्र को भारतीय द्वारा बौद्ध क्षेत्र कहा गया। ठीक, भारतीयों द्वारा इस क्षेत्र को बौद्ध क्षेत्र कहा गया, जो कि माना जाता है कि बौद्ध क्षेत्र से फिर बौद्ध बना, बौद्ध से फिर यह क्षेत्र भोड़ बना। ठीक है, बौद्ध धर्म की अधिक सघनता के कारण भारतीय लोगों ने इस क्षेत्र को बौद्ध क्षेत्र कहा, बौद्ध से फिर भोट क्षेत्र कहा गया। ठीक, अब इसी भोट क्षेत्र का उल्लेख हमको इस समय से लेके 1815 तक के इतिहास में लगातार देखते हैं तो हमको भोट क्षेत्र का उल्लेख मिलता है 1815 तक के इतिहास में। देखिए जैसे खजुराहो के चंदेलाजा यशोवर्मा के लेख में मिलता है, उसके लेख में मिलता है कि यह क्षेत्र भोट क्षेत्र था। ठीक, कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी में मिलता है, वो बताता है कि इस क्षेत्र में भोट्टा जाति के लोग निवास करते थे। कश्मीरी राजा ललिता आदित्य, ठीक, जिस समय कश्मीरी राजा ललिता आदित्य ने आक्रमण किया था राज्य में, वो भी लिखता है कि मेरे भोट्टाओं के साथ युद्ध हुआ था। हुण शासक मिहिरकुल
उसमें भी उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में भोटा जाति के लोग रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से भोट और भोटा जाति का बार बार उल्लेख मिलता है। राज्य के इतिहास में भी मिलता है। आपने चंद्रवंश पढ़ा होगा, चंद्रवंश में भी भोट क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। भोटिया शब्द का अस्तित्व नहीं है अभी 1815 तक। चंद्रवंश और पवार वंश में भी भोट क्षेत्र का उल्लेख मिलता है और निवासी को भोट्टा कह देते हैं और भूटांतिक भी कहते हैं इस क्षेत्र को। ठीक, यह भोट क्षेत्र का हमारा बन गया है भोट क्षेत्र। अब भोट क्षेत्र से देखिए, अब 1815 के बाद राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक, और जैसे ही उत्तराखंड अंग्रेजों के अधीन हो जाता है तो एक नया शब्द आ जाता है इस क्षेत्रवासियों के निवासियों के लिए, भोटिया। राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाने के चलते राज्य का जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ के निवासियों के लिए अंग्रेजों द्वारा एक शब्द दिया जाता है, भोटिया। आर.एस. टोलिया जी का कहना है हमारा कि भोटिया जो शब्द है, भोटिया अपने आप में कोई जाति नहीं है। ठीक है, जबकि भोटिया के अंतर्गत जो निवास करने वाली जनजाति है, देखिए एक बात समझ लीजिए, जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में निवास करने वाली सौका, जोहारी, मालसा, तोलसा, जाड़ और भी है, चौदासी, दारमिया, ब्यास, जेठरा, इन जनजातियों का तिब्बत चीन से बहुत अच्छे संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन लोगों को भोट क्षेत्र से व्यापार करने और इनके अच्छे रिश्तों को देखने के बाद अंग्रेजों ने इनके लिए एक शब्द दिया, भोटिया। ठीक है, अब उत्तराखंड के राज्य के निवासियों के लिए जो बृहद हिमालय में निवास करते हैं उनके लिए शब्द तो आ गया भोटिया। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है, वहां के निवासियों के लिए भी भोटा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए अभी भी भोट शब्द का प्रयोग किया जाता है और उत्तराखंड के लिए भोटिया और भूटान क्षेत्र में भूटानी कहा जाता है। ठीक है, यह हो गया हमारा भोटिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट है वंश एवं शारीरिक संरचना। भोटिया जनजाति किस वंश के हैं, क्या उनकी शारीरिक संरचना है, इसको समझते हैं। भोटिया किरात वंशी एक अर्ध घुमंतु जनजाति है, स्वयं को खस राजपूत कहते हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर तिब्बती या मंगोल जाति के हैं। ठीक है, एक शब्द आ रहा है किरात वंशी, वहां हमने पढ़ा था कि थारू जनजाति भी किरात वंशी है। किरात वंशी है क्या, देखिए किरात वंश उत्तराखंड और समझते हिमालय प्रदेश में निवास करने वाली एक प्राचीन जनजाति है। ठीक, प्राचीन जाति है जिसका उल्लेख हमको महाभारत और वेदों से भी मिलता है। ठीक, जैसे कि हमने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली जो प्राचीन जाति है, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग, उसी में से है किरात। तो किरात है क्या, किरात एक शिकार करने वाला समुदाय है। ठीक है, जो कि युद्ध कला और धनुर्विद्या में बहुत अधिक निपुण है, शिव के उपासक हैं, क्रूर शासक हैं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि किरात जाति ने इस क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में अपना जाल बिछाया था, जिससे संदिग्ध होता है कि किरात वंश क्या था, एक क्रूर थे। किरात में मंगोल से ही आए हुए लोग थे। ठीक, शारीरिक संरचना के आधार पर तिब्बती और मंगोल जाति के मिश्रण है भोटिया जनजाति। मंगोल, देखिए मंगोल भी मध्य एशिया के आए हुए लोग हैं। मंगोल की शारीरिक संरचना एक बार आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मंगोल वंशी है, किस वंश का है। ठीक है, कद छोटा होता है, छोटी आंखें होती हैं, समतल नासिका, गोल या चौड़ी मुखाकृति। ठीक है, शरीर में बालों की कमी। लगभग थारू जनजाति, नेपाली, भोटिया और तिब्बती लगभग इनकी शारीरिक संरचना क्या होती है, समान होती है, कुछ ही अंतर होता है। ठीक, शारीरिक बनावट में भोटिया जनजाति का देखिए कद छोटा होता है, ठीक है, सिर बड़ा, चेहरा गोल, छोटी आंखें, समतल नासिका और पीतवर्ण। पीतवर्ण का अर्थ होता है या तो भी थोड़ा पीला चेहरा और भूरा। ठीक, और शरीर में बालों की कमी। भोटिया जनजाति के अंतर्गत शारीरिक संरचना में शरीर में बालों की कमी। ठीक, अगर बाल हैं भी तो भूरे रंग के बाल होते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति के संबंध में एक चीज और है, भोटिया जनजाति के मूल निवास को रंग या तंगड़ कहा जाता है। शिव सिंह रावत निशंक जी आते हैं, एक इतिहासकार, तो वो बताते हैं कि जो भोटिया जनजाति का मूल समुदाय है उसको तंगड़, ये लिखा हुआ मैंने, तंगड़ या रंग कहते हैं। अब ये किस आधार पर करते हैं, देखिए शिव सिंह रावत जी कहते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं तो भोटिया जनजाति के जो चरवाह हैं, यथार्थ जो पशुओं को चारण करते थे लोग, प्राचीन काल की बात बता रहा हूँ, तो कैलाश मानसरोवर के आसपास इन्होंने रंगा नाम की धातु की खोज की थी भोटिया जनजाति ने, जो कि रंगा धातु दो धातु का आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ठीक, रंगा धातु के बाद इन्होंने सुहागा की खोज करी थी। सुहागा भी एक क्षार युक्त द्रव्य होता है,
यह भी सोना चांदी तांबा लोहा को आपस में जोड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि इसी के आधार पर इस जाति का नाम तंगड़ और रंग जाति भी कहा जाता है। अब जो धातु है, धातु को संस्कृत भाषा में तंगड़ कहा जाता है, धातु को संस्कृत भाषा में तंगड़ कहा जाता है। इसी के आधार पर कहते हैं कि जो भूटिया जनजाति का प्राचीन नाम है उसको तंगड़ कहते हैं। भूटिया जनजाति का मूल समुदाय को बताते हैं शिव सिंह रावत जी तंगड़। यह भी महत्वपूर्ण बन जाएगा जब पूछेगा कि प्राचीन काल में भूटिया जनजाति को क्या कहा जाता था, तो तंगड़ या रंग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम भूटिया जनजाति की आजीविका। भूटिया जनजाति की आजीविका का जो मुख्य साधन था हमारा व्यापार, व्यापार के बाद पशुपालन, फिर कृषि। ठीक, व्यापार देखिए 1962 से पहले भूटिया जनजाति का जो व्यापार तिब्बत चीन से बहुत अधिक मात्रा में होता था। और भूटिया जनजाति तिब्बत चीन में जाके व्यापार करती थी, जहां से भेड़ बकरी घोड़े कालीन सुहागा रंगा धातु मूंगा हींग आदि का व्यापार करते थे। भूटिया जनजातियों ने तिब्बतियों से ऊन का कारोबार भी सीखा। ठीक, और कंबल कालीन पंखी दन एवं ऊनी वस्त्र परंपरागत शिल्प उद्योग को आगे बढ़ाया। राज्य का जो नीति दर्रा देखिए, नीति दर्रा और माणा दर्रा इधर और नीति दर्रा इधर है। और राज्य का जो जोलजेबी क्षेत्र है यह भूटिया जनजाति के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, उत्तर काशी का प्राचीन नाम बताइए। बाड़ाहाट, सौम्य काशी भी है। ठीक, जो उत्तर काशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है, इतिहासकार रैपर बताते हैं, रैपर नाम के एक व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि जो उत्तर काशी का बाड़ाहाट प्राचीन नाम पड़ा, वो उत्तर काशी में 12 गांव का व्यापारिक मंडी थी। अर्थात 12 गांव के निवासी उत्तर काशी क्षेत्र में आयात निर्यात करते थे, जिस कारण इसको कहा जाता है 12 हाट का अर्थ होता है बाजार। ठीक, हाट का अर्थ बाजार, अर्थात 12 हाट। इस तथ्य के आधार पर बताते हैं कि उत्तर काशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट जो पड़ा, इसी तथ्य के आधार पर पड़ा है। ठीक है, और व्यापार के लिए राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भी भूटिया जनजाति आया करती थी। हल्द्वानी में एक क्षेत्र है भूटिया पड़ाव। पिथौरागढ़ के जो भूटिया थे, पिथौरागढ़ के भूटिया हल्द्वानी के भूटिया पड़ाव में आते थे व्यापार के लिए। यहाँ कई दिनों तक अपना डेरा डालते थे और इस क्षेत्र में, चूंकि ये मैदानी क्षेत्र था, शहरी इलाका था, तो इस क्षेत्र में व्यापार के लिए आया करते थे, कई महीनों तक अपना डेरा डालते थे। हल्द्वानी क्षेत्र में आज भी भूटिया पड़ाव है। ठीक है, और भारत चीन युद्ध के बाद जो राज्य का बृहद हिमालय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के दर्रों पर जहां से भूटिया जनजाति आपस में व्यापार करती थी तिब्बतियों के साथ, वो क्षेत्र के दर्रों में, सीमावर्ती दर्रों में रोक लगा दी गई, जिससे इनके व्यापार क्या हो गया, रुक गया। अब व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक, पहले व्यापार रोक देने से क्या हुआ, देखिए जो भूटिया जनजाति के लोग थे, मालसा तोलसा सौका जोहारी जो भी व्यक्ति थे, उनकी कुछ मात्रा में संपत्ति तिब्बत चीन ही रह गई। ठीक, और उसके बाद भूटिया जनजाति ने अपने मैदानी क्षेत्रों में, अपने शीतकालीन आवास में और कुछ शहरी इलाकों में इन्होंने अब क्या करा कि अपनी दुकानें खोल दी। और दुकानें खोलने से इनके व्यापार में थोड़ा स्थिरता आई। अपनी मेहनत कुशार बुद्धि और ईमानदारी के साथ इनका व्यापार बहुत अच्छा रहा और व्यापार में संपन्नता आई। ठीक, भूटिया जनजाति की कृषि को समझते हैं। देखिए भूटिया जनजाति के अंतर्गत जो बृहद हिमालय क्षेत्र है, कोई कृषि लायक उतना महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं, क्योंकि कटा फटा क्षेत्र है, बहुत ढलानुमा क्षेत्र है, बृहद हिमालय जैसा क्षेत्र है, वर्ष भर हिमांशित वाला क्षेत्र है बृहद हिमालय, तो कुछ मात्रा में होती कृषि, बहुत खास कृषि नहीं हो गई। ठीक, कुछ मात्रा, एक कहते हैं कि झूम खेती काटिल विधि। ठीक है, उसमें होता है क्या है कि भूटिया जनजाति जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जाती है, उस क्षेत्र के जंगलों को थोड़ा जलाकर वहां कुछ मात्रा में बीज वगैरह बो लेते हैं, अनाज बो लेते हैं, वो भी बिना सिंचाई के। ठीक, और पशुपालन में देखिए भेड़ बकरी और जीबू एक गाय के समान पशु है, और भेड़ और बकरी इनके जीवन का प्रमुख साधन है। ठीक, क्योंकि जो भेड़ और बकरी है इनके जीवन का एकमात्र यातायात के साधन थे। जब भी पहले व्यापार के लिए जाते थे, इनके यातायात के लिए, कुछ सामान के लिए, इन बकरियों के, ठीक है, इनके पीठ में लाद कर ये थोड़ा यातायात के कार्य में भी अच्छा लाभ मिलता था। ठीक, यातायात के कार्य में भी सहायता मिलती थी। नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक मित्रता। क्योंकि भूटिया जनजाति और तिब्बतियों के बाद बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। ठीक,
अब इनके व्यापार के लिए भी कुछ शर्तें होती थी, इनकी कुछ प्रथाएं थी, इसको हम समझते हैं। ठीक, एक भोटिया और हुणिया व्यापारियों के बीच यह व्यापारिक मित्रता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और इनकी मित्रता सरसु मसु कहलाती है। अब एक शब्द आ रहा है सरसु मसु। सरसु मसु है क्या? देखिए, भूटिया और तिब्बतियों के मध्य दोस्ती की एक प्रथा थी जिसमें ये एक दूसरे की जूठी शराब पीते थे। उस जूठी शराब में सोना चांदी या तांबा मिलाकर ये पीते थे। ऐसी इनकी कुछ प्रथा थी। ठीक, और जूठी शराब पीने के बाद एक शर्तनामा भी लिखा करते थे जिसको कहा जाता है गमगया। ठीक, सरसु मसु क्या है? भूटिया जनजाति और तिब्बतियों के मध्य जूठी शराब पीने की प्रथा है। ठीक, और राजेंद्र बलोदी इसको सरसु मसु को सुजली और मुजरी प्रथा भी कहते हैं। सुजली और मुजरी प्रथा दोनों लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा कुटाकार प्रथा। कुटाकार प्रथा ये भी भूटिया जनजाति और तिब्बतियों के मध्य मित्रता की एक प्रथा है। इसके तहत अपनी दोस्ती को कपट से परे रखने के लिए सिर में कोई धार्मिक पुस्तक या कोई देव मूर्ति रखते हैं। ठीक है, यानी फिर अपनी दोस्ती को वचनबद्ध कर देते हैं। नेक्स्ट है डालिम डालिम ठालिम प्रथा। ठीक, यह भी सच्ची मित्रता के लिए लिया जाने वाला एक प्रतिज्ञा है। ठीक, डालिम ठालिम प्रथा सच्ची मित्रता के लिए की जाने वाली प्रतिज्ञा। जान कोसी पान कोसी क्या है? भूटिया जनजाति और तिब्बतियों के मध्य खान पान के जो रिश्ते हैं उसको कहते हैं हम जान कोसी और पान कोसी। ठीक, खाने पीने के रिश्ते दोनों व्यापारियों के मध्य जान कोसी और पान कोसी। भवन निर्माण। भूटिया जनजाति जैसे कि ब्रज हिमालय में निवास करती है। ब्रज हिमालय क्या है? एक जटिल भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक, उसी के आधार पर घरों का निर्माण भी करते हैं। देखिए, इनके घर प्रायः लकड़ी का अधिक प्रयोग होता है। लकड़ी उष्मा का कुचालक होने के कारण, और मोटी दीवारें होती हैं। जो दीवारें बनाई जाती है मोटी बनाई जाती है ताकि अगर छत में बर्फ जमे तो वो उस बर्फ का भार सहने योग्य उसकी दीवारें होनी चाहिए। घर की छत शंक्वाकार और तिरछे आकार की होती है। अगर छत में बर्फ जम जाती है तो पिघल के नीचे आ जाए या खिसक के नीचे आ जाए। खिड़की दरवाजे बहुत छोटे होते हैं। खिड़कियां तो होती नहीं, अगर होती भी तो बहुत छोटे होते हैं, और दरवाजे भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक, भूटिया जनजाति का शीतकालीन आवास। भूटिया जनजाति का जो शीतकालीन आवास है गुंडा या मुनिसिया भूटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है। और मैत भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास। ठीक, भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास हमारा मैत हो गया। समझिए एक बार इस चीज को। ठीक है, मैत जब ग्रीष्म काल शुरू होता है वहां बृहद हिमालय का जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां की बर्फ पिघल जाती है और वहां छोटे छोटे घास उग जाती है जिसको हम कहते हैं बुग्याल। अब ग्रीष्म काल में भूटिया जनजाति और घाटियों में क्या होता है उसमें गर्मी बढ़ जाती है। भूटिया जनजाति अपने पशुओं को लेकर अपने ग्रीष्मकालीन आवास मैत में चले जाते हैं और वहां जो बर्फ पिघलने के बाद घासें उगी हुई हैं और बुग्याल जिसको हम कह रहे हैं वहां अपने पशुओं को चराते हैं जिसको हमने दिया मैत। अब जैसे शीतकाल प्रारंभ होगा पुनः वहां फिर क्या हो जाएगी बर्फ जमने लग जाएगी, हिमांशित होने लग जाएगा वो क्षेत्र, ठंडा अधिक होने लग जाएगा। फिर भूटिया जनजाति फिर अपने शीतकालीन आवास में अपने घाटियों में आ जाएंगे जिसको कहते हैं गुंडा या मुंसिया। वहां थोड़ा तापमान सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भोजन। भोजन को समझिए। भोजन में छाकू छाकू भूटिया जनजाति में भात है जो कि चावल और मडुआ से बनाया जाता है भात। ठीक, छामा छामा दाल और सब्जी को कहते हैं भूटिया जनजाति के। कुटो सामान्य आकार की रोटी। ठीक, पुली बड़े आकार की रोटी को पुली कहते हैं। जिया मक्खन दूध चाय पत्ती और एक विशेष वृक्ष की छाछ से को आपस में मथ कर गर्म पानी के साथ बनाए जाने वाला एक पेय पदार्थ है जिसको जिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है इनके जीवन के लिए जिया। जैसे हम आमतौर पर चाय पीते हैं वैसे जब भूटिया जनजाति पशुओं को चराने के लिए या घास लेने के लिए जाते हैं तो उस समय जिया का प्रयोग करते हैं। चकती और छंग चकती और छंग शराब को कहते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण है। चकती या छंग भूटिया जनजाति शराब को कहते हैं। मांस ये थोड़ा प्रमुख है, विशेष है। देखिए, भूटिया जनजाति मांस को सुखाकर खाती है, मांस को सुखाकर रखती है ताकि शीतकालीन आवास में मांस का प्रयोग कर सके। प्रमुख भोजन इनका देखिए पतौड़ा भी एक भोजन है। सत्तू सत्तू भी इनका प्रमुख भोजन है। सिल्दू एक शब्द आ रहा है सिल्दू, आटे में नमक मिलाकर बनाए जाने वाला पेय पदार्थ इनका सिल्दू है।
कच्ची शराब, देखिए कच्ची शराब हर जनजाति के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है जिसको हम मदिरा कहते हैं। ठीक, वही भूटिया जनजाति में कच्ची शराब है जिसको महिलाएं भी बनाना जानती हैं। ठीक है, महिलाएं निसंकोच होकर अपने मेहमानों को शराब भी परोसती हैं। ठीक है, जो इनके पर्व अभी देखेंगे, लोसर पर्व, कंडाली पर्व और उत्सव, शादी विवाह, उसमें शराब की बहुत अधिक महत्वपूर्णता होती है। ठीक,